यूपी में वाह, बिहार में आह। एनकाउंटर का सच या सियासी सर्कस, कानून की आड़ या सत्ता की दहाड़, ठोकने की नीति या वोटों की राजनीति। कानून का तराजू ना किसी चेहरे को पहचानता है, ना किसी जाति को, ना किसी पार्टी का झंडा देखता है, लेकिन राजनीति के बाजार में एक दूसरा तराजू भी चलता है। उसके पलड़े सबूत के नहीं, सियासी सुविधा से झुकते हैं। एक ही घटना कभी कानून की जीत बन जाती है और कभी लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय। फर्क सिर्फ इतना होता है कि घटना कहां हुई है, सत्ता किसकी है और प्रभावित होने वाला वोट किस खांचे में रखा जाता है। भोजपुर में भरत तिवारी के कथित एनकाउंटर के बाद उठते सवालों को इसी तराजू पर रखकर देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जब पुलिस एनकाउंटर करती है तो उसे अक्सर अपराध के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई बताया जाता है। मंचों से कहा जाता है कि अपराधियों में भय पैदा हो गया है। समर्थक इसे मजबूत शासन का प्रमाण मानते हैं। सवाल उठाने वालों को कभी कभी अपराधियों का हमदर्द तक समझ लिया जाता है, लेकिन राज्य की सीमा पार करते ही वही एनकाउंटर अचानक संदेह का विषय आखिर कैसे बन जाता है। बिहार में वही गोली सवाल पैदा करने लगती है, वही पुलिस कार्रवाई निष्पक्ष जांच की मांग खड़ी कर देती है, वही भाषा जिसे उत्तर प्रदेश में कानून का साहस कहा जाता है, बिहार में राजनीतिक बेचैनी पैदा करने लगती है। क्या गोली की वैधता राज्य की सीमा देखकर बदल जाती है? क्या कानून की संवेदनशीलता सरकार की पार्टी देखकर तय होती है? या फिर असली अंतर उस सामाजिक और चुनावी समीकरण में छिपा है जिसे नेता सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करते, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया साफ साफ प्रकट कर देती है। राजनीति में सिद्धांतों की सबसे कठिन परीक्षा तब होती है जब वही सिद्धांत अपने नुकसान की तरफ खड़े दिखाई देते हैं। जब कार्रवाई से अपना समर्थक वर्ग असहज हो, तब कानून की प्रक्रिया याद आने लगती है। निष्पक्ष जांच का महत्व समझ में आने लगता है, परिवार का दुख दिखाई देने लगता है। और जब यही कार्रवाई किसी दूसरे प्रदेश में राजनीतिक लाभ देती हो, तब उसे निर्णायक शासन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाए, नीति या फिर सुविधा, या वही पुरानी राजनीति जिसमें चित भी अपनी और पट भी अपनी? अब थोड़ा दूरी का गणित भी समझ लीजिए। पटना से भोजपुर की दूरी तकरीबन 100 किलोमीटर बताई जाती है। ये दूरी सड़क से तय की जा सकती है। इतनी भी दूर नहीं है कि आपको मैप लगाना पड़े, नक्शे में खोजना पड़े, लेकिन राजनीति में किलोमीटर सिर्फ सड़क से तय नहीं होते। कभी कोई स्थान पास होते हुए भी काफी दूर नजर आता है और कभी दिल्ली से कोई नेता विमान पकड़कर उससे पहले पहुंच जाता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब तक पीड़ित परिवार से मिलने भोजपुर नहीं पहुंचे, लेकिन दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान दिल्ली से वहां जरूर पहुंच गए। और इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने निष्पक्ष जांच की मांग भी कर डाली। कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ना, इनकी ये इच्छा शक्ति को दर्शाता है कि इनको कहाँ जाना ज़रूरी समझते हैं, ये प्रायोरिटी इनकी क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर चिराग पासवान को लगा कि उनकी यही प्रायोरिटी है कि पहले उनको जा कर के पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए, तो सीधे वो वहाँ पहुँच गए। लेकिन सम्राट चौधरी को शायद इसकी ज़रूरत नहीं अभी महसूस हो रही है कि उनको वहाँ जाना चाहिए, पीड़ित परिवार से मिलकर उनको सांत्वना देना चाहिए। और इस पूरे मामले की जांच अब तक कहाँ पहुँची है, इसकी दिशा क्या है, इस पर उनके परिवार के साथ बैठ करके इसकी जानकारी ली जाती तो पीड़ित परिवार को अच्छा लगता, साथ साथ भोजपुर के जो लोग हैं उनको भी काफ़ी अच्छा लगता कि सरकार ने ये जो कदम उठाया है ये निश्चित तौर पर सराहनीय कदम है। अब जनता इसे कैसे समझे, ये भी बड़ा सवाल है। एक ही संगठन के भीतर न्याय की दो अलग अलग घड़ियां चल रही हैं। एक घड़ी कह रही है कि अभी चुप रहना बेहतर है,
वहीं दूसरी बता रही है कि राजनीतिक समय निकलने से पहले पीड़ित परिवार के साथ खड़ा दिखाई देना जरूरी है। दोनों नेता एनडीए में हैं, सरकार भी उन्हीं की है, पुलिस और प्रशासन भी उसी राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा है। फिर एक तरफ चुप्पी और दूसरी तरफ सवाल आखिर क्यों है? कि चूंकि बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी का है, तो जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं वो इसमें क्यों संकोच कर रहे हैं अब तक वहां जाने से, कहीं ना कहीं कुछ समस्या हो सकती है। लेकिन चिराग पासवान चूंकि भारतीय जनता पार्टी से उनका संबंध नहीं है सीधे तौर पर, उनकी अपनी एक राजनीतिक पार्टी है, और जो चिराग पासवान है वो हम कहें तो वहाँ की जो जनता है उनके बीच घुल मिलना या उनकी बातों को सुनना और सरकार से यह मांग करना कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो एक तरह से कहा जाए तो जो सरकार के साथ मिलकर गठबंधन में है वो खुद ही अपनी ही सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि इस एनकाउंटर की पूरी सच्चाई से जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्या ये सरकार के भीतर जिम्मेदारियों का बंटवारा है? एक पक्ष शासन बचाएगा और दूसरा असंतोष संभालेगा। एक सत्ता की भाषा बोलेगा और दूसरा संवेदना की। इसी तरह राजनीतिक गठबंधन कई बार एक ही घटना पर दो भूमिकाएं निभाता है। सरकार कार्रवाई का बचाव करती है और सहयोगी दल जांच की मांग करके जनता की नाराजगी के लिए एक अलग खिड़की खोल देता है। फिर दोनों पक्ष सुरक्षित रहते हैं। अगर कार्रवाई सही साबित हुई तो सरकार मजबूत, और अगर कार्रवाई पर सवाल उठे तो सहयोगी पहले ही जांच की मांग कर चुके हैं। लेकिन इस पूरी रणनीति में एक सच कहां है? पीड़ित परिवार के प्रश्न कहां है? पुलिस की जवाबदेही कहां है? और कानून की वो एक समान कसौटी कहां है जिसका उल्लेख हर सरकार अपने सुविधाजनक समय पर करती रही है? एनकाउंटर पर बहस केवल इस बात की नहीं होनी चाहिए कि मारा गया व्यक्ति आखिर कौन था। बहस यह भी होनी चाहिए कि पुलिस ने किस परिस्थिति में गोली चलाई, उसके पास क्या प्रमाण है, स्वतंत्र जांच होगी या नहीं, और न्यायिक प्रक्रिया की जगह पुलिस की कहानी को अंतिम सत्य आखिर क्यों मान लिया जाए। ये सवाल उत्तर प्रदेश में भी पूछे जाने चाहिए, बिहार में भी पूछे जाने चाहिए, किसी भी पार्टी की सरकार में, किसी भी जाति और समुदाय के मामले में। क्योंकि अगर एक राज्य में एनकाउंटर शासन की वीरता है और दूसरे राज्य में वही कार्रवाई चिंता का विषय बन जाती है, तो समस्या सिर्फ और सिर्फ पुलिस की है ही नहीं, समस्या उस राजनीतिक चश्मे की भी है जिसका रंग सत्ता और वोट के हिसाब से बदलता रहता है। इसीलिए सवाल भरत तिवारी तक सीमित नहीं है। सवाल यह है कि क्या कानून अपराध देखकर काम करेगा या चुनावी गणित देखकर? क्या न्याय का तराजू हर नागरिक के लिए एक ही जैसा रहेगा या उसके पलड़े पर पहले पार्टी, प्रदेश या फिर जातीय समीकरण रखा जाएगा? एनकाउंटर कानून की मजबूरी है, पुलिस की जवाबदेही से बचने का रास्ता है, या फिर राजनीति की बिसात पर रखा वो मोहरा जिसे हर दल अपनी सुविधा के अनुसार कभी राष्ट्रहित और कभी अन्याय घोषित करता रहता है? सवाल बड़े हैं। बिहार के बाद अब बात करते हैं यूपी की। देश के कोने कोने से राम भक्तों ने पाई पाई जोड़कर अयोध्या में रामलला के चरणों में चढ़ावा चढ़ाया, लेकिन यहां तो बगल में छुरी, मुख में राम वाला खेल हो गया। मंदिर के चढ़ावे में ही चोरी हो गई। जो संगठन देश के हर छोटे बड़े मुद्दे पर तुरंत बयान जारी करते थे, वो इस मामले में कुंभकर्णी नींद सोए रहे। इसे कहते हैं चराग तले अंधेरा। पूरे एक महीने के बाद आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले जी जागे और बोले, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो और पारदर्शिता आए। वाह भाई वाह। सारे के सारे लुटेरे, सारे के सारे चोर और सारे के सारे डकैत जो भी ट्रस्ट में थे, सब संघ की विचारधारा के थे। कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो संघ की विचारधारा का न हो। जब सिर से पानी गुजर गया तब जाकर आपको याद आया कि मंदिर में पारदर्शिता भी कोई चीज होती है। अब सवाल यह है कि संघ को अचानक ये बयान देने की जरूरत
आखिर क्यों पड़ी? कहानी में ट्विस्ट आया बीजेपी के ही फायर ब्रांड नेता विनय कटियार की एंट्री से। उन्होंने सीधे गबन के आरोप मढ़ दिए और ट्रस्ट के कुछ खास नुमाइंदों पर उंगली उठा दी। जब अपनी ही बिरादरी के लोग सवाल उठाने लगे तो समझो चोर की दाढ़ी में तिनका साफ दिखने लगता है। जनता पूछ रही है कि क्या संघ का यह बयान वाकई न्याय के लिए है या फिर साख बचाने की आखिरी कोशिश भर है? क्या यह जनता के बढ़ते गुस्से और चौतरफा दबाव का नतीजा है? चाहे 1500 करोड़ रुपए का आरोप हो निर्मोही अखाड़े का, स्वर्ण शिलाएं हों, रजत शिलाएं हों, या फिर आभूषण हों, या हजारों करोड़ का चढ़ावा चोरी हो, सब में संघ विचारधारा के लोग शामिल थे, ऐसा आरोप लग रहा है। और संघ 21 दिन बाद बोल रहा है। सियासत के उस्ताद खिलाड़ी ऐसी स्थिति में एक ही फॉर्मूला अपनाते हैं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। संघ ने बयान तो दे दिया ताकि डैमेज कंट्रोल हो सके और भक्तों का गुस्सा शांत हो जाए, लेकिन सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। क्या सिर्फ बयान देने भर से चोर पकड़े जाएंगे? क्या चंदा चोरी करने वालों और भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को सजा मिलेगी? क्या इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा? सवाल तो कई हैं और इन सभी सवालों का जवाब तो जांच के बाद ही मिल पाएगा। लेकिन एक सवाल जो लगातार बना हुआ है वो ये है कि क्या इस मामले में छोटे प्यादों पर ही कार्रवाई होगी या फिर बड़े मगरमच्छों पर भी नकेल कसी जाएगी? आपको क्या लगता है? संघ की यह प्रतिक्रिया वाकई दोषियों को सजा दिलाने के लिए है या सिर्फ जनता के दबाव में खींची गई एक सियासी लकीर भर है? अभी अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की हेराफेरी की गूंज शांत भी नहीं हुई थी कि अब भगवान बद्री विशाल के दरबार से भी वैसी ही सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। मानो इन घोटालेबाजों ने कसम खा रखी है, गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास, यानी जहां मौका मिले वहीं हाथ साफ कर लो। अयोध्या के बाद अब उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम में दान और चढ़ावे में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं। आम जनता हैरान है कि प्रभु आपके खुद के घर में ये कैसा खेल चल रहा है। इसे देखकर तो यही कहावत याद आती है, अंधेर नगरी चौपट राजा, जहां भक्तों की आस्था को कुछ लोग अपनी जेबें भरने का जरिया समझ रहे हैं। अब जरा बद्री केदारनाथ मंदिर समिति यानी BKTC का हाई फाई सिस्टम समझिए। कागजों पर तो यहां चढ़ावे की गिनती का ऐसा तगड़ा इंतजाम है कि परिंदा भी पर ना मार सके। बैंक के कर्मचारी बैठते हैं, मंदिर समिति के बड़े बड़े हुक्मरान बैठते हैं और ये बाकायदा ढोल पीट कर बताया जाता है कि थैलियां खुलने वाली हैं। लेकिन दावों की माने तो 2 जुलाई की सुबह 8:30 बजे इसी भारी भरकम पहरे के बीच बड़ा घोटाला हो गया। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि इस तथाकथित ईमानदार गिनती के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। इस पूरे कागजी तामझाम को देखकर तो कोई भी कह सकता है कि हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। जब हिंदूवादी संगठन भैरव सेना के अध्यक्ष संदीप खत्री ने सीधे मंदिर समिति के CEO को चिट्ठी लिखकर सारे सबूत सामने रख दिए, तब जाकर सोई हुई समिति की कुंभकर्ण वाली नींद टूट गई। अब समिति बड़ी मासूमियत से कह रही है कि हम निष्पक्ष जांच करेंगे और दोषियों को नहीं बख्शेंगे। जब चोरी की खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई, तब मंदिर की समिति ये कह रही है कि निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी। लेकिन अगर सब कुछ पाक साफ था तो जनता के सामने CCTV फुटेज लाने में आखिर इतनी हिचकिचाहट क्यों है? क्या अब जांच के नाम पर मामले को ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी चल रही है? अगर भगवान के पवित्र धाम भी इन चंदा चोरों से सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर आखिर आम भक्त कहां जाए? इसको लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
है।